नमस्ते दोस्तों, मेरे आज़ाद देश के गुलाम वासियों, आप सबको मेरे तरफ से और रिएक्शन चट्टी की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में। क्या सच में हम लोग आज़ाद हैं? क्या आज हमारा स्थिति परिस्थिति क्या हमारे अनुकूल है? जो चीज़ हमें मिलना चाहिए था क्या वो हमें मिल रहा है? कैसा है आज, कैसा चल रहा है भारत? यूँ कहें तो भारत पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, जीडीपी के तौर पर अगर देखा जाए तो 4th नंबर पे इंडिया आता है, जो हम लोग जापान को भी पीछे छोड़ दिए हैं आज। लेकिन क्या जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? क्या ऐसा लगता है देख के कि इंडिया भारत जापान से आगे निकल चुका है? या फिर आज तक तो सिर्फ स्टेट का फाइल, मतलब स्टेट का काम का फाइल ही फाइलों में रहता था, जो हमें दिखाया जाता था फेक। आजकल इंटरनेशनल भी जो है ना फाइल हमें दिखाया जाता है। हो सकता है भारत बस पेपर में चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया हो, लेकिन एक आम नागरिक, एक गांव का रहने वाला, एक शहर में रहने वाला, एक नौजवान, एक स्टूडेंट, एक पब्लिक सेक्टर पे काम करने वाले, क्या उनको वो फील होता है कि अगर चौथा अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, हम इतने दिन से आज़ाद हैं या फिर आज भी हम गुलाम हैं? आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितने आज़ाद हैं हम लोग। क्या सच में हम आज़ाद हैं या फिर हमारे सरकारें आज़ाद हो चुकी है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एडुकेशन। एडुकेशन भारत का आज किस स्तर पे है? यूँ तो फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे क्या होता है ना, हर 5 किलोमीटर के अंदर में एक स्कूल रहता है, जिस स्कूल पे अमीर भी पढ़ते हैं, नेता के बेटे भी पढ़ते हैं, मतलब मिनिस्टर के बेटे भी पढ़ते हैं, और एक आम गरीब तबके का बच्चा भी पढ़ता है। लेकिन क्या ये भारत में भी है? भारत में कैसा है ना, सरकारी स्कूल है जिसका हालत आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले एक स्कूल का छत गिर गया बच्चों के ऊपर, तो ये है हालत सरकारी स्कूलों का। एडुकेशन का तो आप छोड़ ही दो कि वहाँ पे पढ़ाई किस तरह की होती है। अब अगर हम लोग जाते प्राइवेट स्कूल के तरफ भी अगर हम जाते तो वहाँ पर भी हमें दिखेगा क्या ना, काफ़ी सारा डिफरेंशिएट दिखेगा हमें, काफ़ी सारा डिफरेंस है वहाँ पर भी। एक प्राइवेट स्कूल काफ़ी हाई फाई है, एक प्राइवेट स्कूल नॉर्मल एवरेज में आता है, एक प्राइवेट स्कूल उससे भी नीचे है। तो काफ़ी सारे गार्जियंस ये सोचते हैं कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में दे देता हूँ, CBSE हो, ICSE जो भी हो, जिस भी बोर्ड में हो वो उस बोर्ड पे दे देता हूँ, एटलीस्ट वो कुछ इंग्लिश में कुछ सीख जाएगा, सरकारी स्कूल से बढ़िया पढ़ लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो एडुकेशन का जो इक्वलिटी, एडुकेशन भी हमारे भारत में इक्वल में नहीं है। कोई काफ़ी अच्छा पढ़ रहा है तो कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है। मतलब एडुकेशन जो देना चाहिए वो सबको एक तरह का मिलना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा ना, जिसको जो कैपेबल होगा वो उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। जो फॉरेन में होता है कि जो भी नेता का बेटा हो, मिनिस्टर का बेटा हो, फलाना ढीम का, कोई भी एक बिजनेसमैन का भी बेटा क्यों ना हो, वो लोग सेम स्कूल में पढ़ता है, जिससे क्या होता है एडुकेशन सबको इक्वल मिलता है। उसमें से जो आगे बढ़ सकता है वो बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एडुकेशन का ही अभाव इतना ज़्यादा है, वो भी आज इस दौर पर बैठ के जहाँ पर डिजिटल इंडिया का बात होता है, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। कैसे हम विश्व गुरु बन सकते हैं और कैसे डिजिटली इतना ग्लोबली हो सकते हैं? बस कुछ एक तबके के पास जो है एडुकेशन आज के दौर पे पहुंच रहा है, बाकी किसी के पास नहीं। गांव का एडुकेशन कैसा है आपको पता है। अगर बच्चा नॉलेजेबल है तो फिर वो उसको कैसे संघर्ष करना पड़ता है आप ये देख सकते हैं। अब बात है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको कहा जाता है कि वो मतलब इस जगह से वहाँ उठ चुके हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो सचिन तेंदुलकर 10th फेल है कहा जाता है। ये तो ये मिथ है। अगर ऐसा होता तो जितने भी 10th फेल के बच्चे ना सब आज कुछ ना कुछ बन सकते। तो ये मतलब फैक्ट है कि हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, लेकिन एक बेसिक एडुकेशन लेकर हर कोई कहीं ना कहीं एक जॉब कर सकता है और अपना बैकग्राउंड को सुधार सकता है। तो एडुकेशन का अगर देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर ही हमारा हिला हुआ है। जहाँ पे फॉरेन पे क्या है ना कि स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के हाथ में जो है ना इक्विपमेंट्स दे दिया जाता है, पेचकस प्लस से वो अपना काम करना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, अगर गांव में है या फिर किसी भी जगह पे, शहर पे भी काफ़ी जगह आपको दिखेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड है या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चा को मतलब 6-7 में उस बच्चे को ABCD तक भी उसको सही से नहीं आता, मतलब वो एक वर्ड को भी नहीं पढ़ सकता है। तो ये है हमारा आज़ाद देश, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
ये इस तरह है हमारा एजुकेशन का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेसिक एजुकेशन के बारे में तो बात हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। तो हायर एजुकेशन का हालत यहाँ पे क्या है ये आपको पता है। अच्छे अच्छे डिग्री लेने के बाद भी जो बच्चे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है। अब आप सोचो कि जो बंदा या फिर जो स्टूडेंट बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, फॉरेन में जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ऑन एन एवरेज उसके पास पैसा है। आज के डेट पे जो हालत रुपया का हो चुका है तो उसमें 25 लाख रुपया सालाना खर्चा आता है एक बच्चे को बाहर में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। जो बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए उसमें से 50 to 60% बच्चा जो है ना वो इंडिया वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, उस हिसाब का यहाँ पे पे स्केल नहीं है कि जितना पैसा वो खर्चा कर रहा है उसको इतना यहाँ पे पे स्केल मिलता नहीं है, तो वो यहाँ वापस भी नहीं आ रहा है। अब अगर आप बोलोगे कि काफ़ी सारे CEO हैं जो इंडिया मूल से बिलोंग करते हैं, भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं, सुंदर पिचाई हो या फिर और भी जितने भी सारे हैं कि वो CEO बन रहे हैं वहाँ पर जाकर, तो ये शर्म वाली बात है हमारे लिए। शर्म की बात इसलिए है कि लोग भारत में खुश हो रहे हैं कि हमारे भारतीय मूल के जो व्यक्ति है वो इस जगह के CEO बन चुके हैं। आप सोचो वो भारतीय मूल पर रह के क्या नहीं कर सकता था क्या? इसका जवाब यही है कि वो नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ से बाहर गया और यहाँ से बाहर जाकर वो एजुकेशन प्राप्त किया। वहाँ पे जाके उसको उस एजुकेशन के बेस पे उसको जॉब मिला और आज जाके वो CEO बना। तो वो बंदा भारत आना ही नहीं चाहता है। यहाँ पे कितने भी BTech MTech होल्डर है जो CEO है कहीं पर, अच्छे गिने चुने होंगे और नहीं है। मतलब यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाके उनको अच्छा एक जॉब मिल रहा है, एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, वो वहीं शिफ्ट हो जा रहे हैं, मतलब वो भारत आ भी नहीं रहे। और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये है हमारे एजुकेशन का क्वालिटी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब बात कर लेते हैं जॉब के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब तो खत्म हो चुका है क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है ना वो इंडिया से बाहर जा रही है। इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया से ही बाहर चली जा रही है, इंडस्ट्रीज यहाँ आ ही नहीं रहा है। और गवर्नमेंट जॉब का क्या हालत हो चुका है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको हज़ारों स्कैम के बारे में पता चलेगा। मतलब स्कैम ही है इनकम का सोर्स। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ हो रही है। SSC स्कैम रिसेंटली हुआ है भारत में जिसमें बच्चों का फ्यूचर खराब हो चुका है। एडिक्विटी नाम की एक कंपनी को दिया गया जिसके ऊपर पहले से एलिगेशन है और उस कंपनी को फिर से मौका मिलता है। मतलब आप सोचो कि कोई एक क्रिमिनल जो क्राइम करके जेल पे गया हुआ है वो अगर बाहर निकलता है, अपना जो भी उसका सजा है सजा को काट कर वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद क्या आप उसको अपने घर पे काम दोगे क्या? नहीं दोगे, जाहिर सी बात है नहीं दोगे ना। तो जब आप अपने घर पे उसको काम नहीं दे सकते हो तो सरकार उसको देश के जो यंग स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब के लिए जो तैयारी कर उनके फ्यूचर के साथ खेलने के लिए उनके हाथों में दे रहे हैं। इसके पीछे दो ही कारण हो सकता है, या तो कमीशन काफ़ी अच्छा मिलेगा उनको, या तो एडिक्विटी एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जहाँ पे सरकार का भी इनकम हो। अब यहाँ पे इनकम का सोर्स कैसे है? क्वेश्चन गलत पूछा गया है। काफ़ी बच्चों को ऐसा ऐसा सेंटर दिया है जहाँ पे वो पहुँच नहीं पाए। सस्ते सस्ते घरों को सेंटर बना दिया गया ताकि उनका पैसा भी कम खर्चा हो। इक्विपमेंट सही नहीं है, माउस सही नहीं है, कीबोर्ड सही नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो अगर कोई कंपनी 250 करोड़ में अगर कोई भी चीज़ को बोला कि मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करूँगा तो ये 250 करोड़ का खेल नहीं है, ये खेल बहुत बड़ा है जिसका अनुमान आप लगा भी नहीं सकते। तो एक क्वेश्चन के पीछे अगर 100 रुपया कोई बच्चा देता है अपना चेक करवाने के लिए कि मेरा क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन गलत करता है गवर्नमेंट या फिर एग्ज़ाम सेट करने वाले, और उसको सही करने के लिए अपने आप को सही साबित करने के लिए हमें ही 100 रुपया देना पड़ता है। और अगर जब आप उनके चेयरमैन से बात करते हो तो उनका क्या कहना है कि वो 100 रुपया मैं थोड़ी लेता हूँ, वो 100 रुपये से रोड बनता है। तो फिर 100 के 100 क्वेश्चन आप गलत कर दो और रोड बनाओ। गवर्नमेंट जॉब करने कौन जाता है? जो गरीब है, जो सोचता है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब अगर मेरे को मिल जाए तो फिर यहाँ से मैं अपना जो है हालात को, अपने फैमिली स्टेटस को सही कर सकता हूँ, वो जाता है। तो आप एक बार देख लिए आप कि जॉब का क्या हालत है। अगर आप IT सेक्टर पे जाते हो या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो तो वहाँ पे लड़कों का तो मैं छोड़ ही देता हूँ कि उनका कोई रेफरेंस भी उनको कोई हेल्प करता है या कुछ। लड़कियों के बारे में भी अगर आप वहाँ पे देखोगे तो फिर वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं है किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। गवर्नमेंट का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ने के लिए बेटियों के लिए कितना सारा यूनिवर्सिटी बना गया। जो गर्ल्स यूनिवर्सिटी या फिर गर्ल्स कॉलेज इंडिया में कितने खोले हैं उन्होंने, आपको ये भी देखना पड़ेगा। सिर्फ एक नारा देने से नहीं होता है,
और नारा ही हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो लड़कियों के लिए क्या स्पेशल बनाया गया? कुछ भी नहीं, बस ये एक नारा है। सो एजुकेशन हमने देख लिया, जॉब हमने देख लिया, ये दोनों चीज़ तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब हम लोग चलते पॉलिटिक्स की ओर कि पॉलिटिक्स हमारा कैसे चल रहा है। तो पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया में वन मैन शो चल रहा है। वन मैन शो, जिस जगह पे बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, जिस स्टेट पे, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया पे वन मैन शो चल रहा है। और वो वन मैन है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उनके सिवा कोई नहीं है। मतलब एक पंचायत चुनाव हो रहा है तो फिर मोदी जी के नेतृत्व में सारा डेवलपमेंट होगा वहाँ पे, मोदी जी को देख के वोट दिया जा रहा है। एक अगर क्या कहते हैं सीएम का चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर भी मोदी जी के नाम से वोट मांगा जा रहा है, और पीएम के चुनाव में तो मोदी जी खुद है ही। तो आप सोचो कि अगर एक पंचायत का चुनाव में मोदी जी के नाम से वोट दिया जा रहा है तो वो क्या करेगा काम? आपने तो मोदी जी के नाम पे दे ही दिया। अगर वो काम नहीं करता तो आप किसको बोलने जाओगे? मोदी जी को। झारखंड में देख लो आप, इलेक्शन के टाइम मोदी जी आते हैं, इलेक्शन के बाद कितने बार मोदी जी आते हैं यहाँ पे? नहीं आते हैं। तो आप वोट किसको दे रहे हो? मोदी जी को देखकर। मतलब सारा चीज मोदी जी के नाम पे चल रहा है। रक्षा मंत्री अगर कहेंगे कोई भी स्टेटमेंट तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। रेल मंत्री कहेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हेल्थ मिनिस्टर बोलेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मतलब सारे मिनिस्ट्री जो है वो मोदी जी के हाथ में चल रहा है। तो अगर सारा चीज मोदी जी के लिए हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो अगर रेल डीरेल हो रहा है हर दिन, पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिलता है हर दिन, तो इसका नेतृत्व कौन लेंगे? इसका भी नेतृत्व भी जो है मोदी जी को लेना पड़ेगा। अगर नेतृत्व आप लेंगे तो फॉल्ट भी जो है वो मोदी जी के ही लिए हो रहा है। अगर रेल डीरेल हो रहा है तो मोदी जी के लिए हो रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो मोदी जी के लिए है। आप इस बात को समझो, जब झारखंड बिहार में चुनाव होता है या फिर कहीं पर भी होता है, हर जगह पे बोला क्या जाता है? गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। ठीक है, तो गुजरात मॉडल उस वक्त तक मोदी जी बोल सकते थे जब सही लगता, जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे। आज गुजरात के वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। तो जितना हक उनका उनके ऊपर गुजरात वालों का, उतना ही हक झारखंड वालों का भी है, बिहार वालों का भी है। तो मोदी जी ने हर जगह पे जाके वादा किया कि हम आपको गुजरात मॉडल बनेंगे। झारखंड मॉडल क्यों नहीं हो सकता? बिहार मॉडल क्यों नहीं हो सकता? बंगाल मॉडल क्यों नहीं हो सकता है? हर जगह का एक कैपेसिटी अपना अलग है। उस जगह का आप बोलो कि उस जगह का जो महत्व इम्पोर्टेंस एक अलग है, तो आपको उस तरह से उसको डेवलप करना पड़ेगा। ना कि ऐसा कि जब झारखंड में चुनाव होगा तब आप झारखंड में आकर बोल रहे हो, और जब बिहार में होगा तो बिहार में जाकर आप बोलोगे कि क्या गुजरात मॉडल। तो गुजरात के आप प्रधानमंत्री नहीं हो, आपको ये समझना पड़ेगा आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। तो डेवलपमेंट आपको झारखंड में भी करना पड़ेगा। अगर झारखंड का सीएम अगर नहीं करता है या कोई राज्य का सीएम नहीं करता, अगर बंगाल में कुछ भी वायलेंस होता है, फिर मारकाट, कुछ भी दंगा वगैरह होता है, तो आपके पास हक है कि आप उनसे पूछ सकते हो कि ममता जी आपकी प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? हेमंत सोरेन जी आपके यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? आपके यहाँ से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? ना कि आप सिर्फ वोट बैंक के लिए आओगे अपने मुख्यमंत्री को जिताने के लिए कि हाँ यहाँ वोट चल रहा है, हमको जाना है वहाँ पर, हमारा पार्टी का झंडा गाड़ना है। आप प्रधानमंत्री हो, आपको ये हक, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स इस स्तर से गिर चुका है कि यहाँ पे सिर्फ करप्शन है और सिर्फ करप्शन है। मतलब हम लोग के साथ इतना अन्याय हुआ है कि हम लोग ने आंख विश्वास करके मोदी जी को वोट दिया है। और मोदी जी को लगा, पहले हमें लग रहा था कि चलो इतने दिन का प्रॉब्लम है, एक दिन पे ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अब कितना वक्त लगेगा? उनको जो भी कुछ हासिल करना था इस उम्र में उन्होंने हासिल कर लिया। अब आपके लिए एक ठेला चलाने वाला भी रोजगार में आता है, समोसा बेचने वाला भी रोजगार में आता है, चाय बेचने वाला भी चाय बेचने वाला भी जो है रोजगार में आता है। तो आप यहाँ पे आए हो 5 साल के लिए और आप तय कर रहे हो उस नौजवान का भविष्य जिसको अभी 30 साल और भी काम करना है, तो उसका भविष्य क्या बन रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे रोड के किनारे जो भी दुकान वगैरह बस रहे हैं उसको आप हटा रहे हो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे। डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट आप तब करो जिस वक्त पेट पे खाना और सर के ऊपर छत रहे। इस तरह से ये दिखावे वाला काम करके कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप किसी एक जगह के लोगों को रोज़गार छीन रहे हो बस ये कह के कि वहाँ पे मुझे डेवलपमेंट करना है। अगर ये चीज़ आज कोई अगर जापान वाले बोले, चाइना वाले बोले, कहीं और बोले, तो ये हम समझ सकते हैं कि उनके पास ठेला लगाने के सिवा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास तो ग्रेजुएट करने वाले लड़के भी जो है आज मोमो की दुकान खोल रहे हैं। मतलब सोचो आपका कि पढ़ाई का स्तर आपका क्या चला गया है कि
कि एक पढ़े लिखे नौजवान भी क्या सोच रहा है ना, मोमो बेचेंगे हम, चाय का दुकान खोलेंगे हम, कोई भी जॉब खराब नहीं होता, लेकिन वो उसने पढ़ाई किया है आईटी सेक्टर में काम करने के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में काम करने के लिए, आप उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, जिसके कारण उसको टोटो चलाना पड़ रहा है, ऑटो चलाना पड़ रहा है, या फिर मोमो का दुकान खोल के उसको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उसको दिखता है कि इस जगह पे स्कोप नहीं है, ये ग्रेजुएट होकर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को मोमो बेच के फ़ायदा है कि वहाँ से अगर मैं मोमो बेचूंगा तो मेरे पास अर्निंग आएगा। तो ये इस तरह आपने बना के रखा है। तो पॉलिटिक्स का ये हाल हो चुका है आज कि आज हर जगह पे सिर्फ मोदी जी है, तो हर जगह मोदी जी नहीं पहुँच सकते, ये लोगों को समझना पड़ेगा। और यही आज़ादी आपको चाहिए था क्या? इसी के लिए आज़ादी हमें दिलाया गया था क्या? आज वन मैन शो हो गया, आज इस तरह से हम उनके चक्कर में फंस चुके हैं कि आपने देख लिया कि पॉलिटिक्स का भी क्या हाल हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो आप सोचो कि आज के दौर पर भी यहाँ पे रोडों पे गड्ढे हैं। आप समझ लो कि कोई एक बंदा है, ठीक है, मुंबई में या फिर बड़े मेट्रो सिटी पे एक अच्छा घर लेने के लिए लगभग 20-22 करोड़ रुपया उनको लगता है। कोई अगर 20-22 करोड़ रुपया लेकर घर एक खरीदता है कहीं पर, अब वो जब सुबह बाहर निकलता तो बाहर निकलते टाइम उसको क्या दिखेगा? रोड पे गड्ढे। चलो ठीक है, रोड सही नहीं है, एडुकेशन सही नहीं है, आप खिड़की खोल रहे हो तो आपको पॉल्यूशन मिल रहा है। कोई इंसान अगर 25 करोड़ में यहाँ पे वो घर खरीद सकता है तो क्या वो बाहर सेटल नहीं हो सकता? बाहर डेफिनेटली वो सेटल हो सकता है। और यहाँ पर टैक्स देने के बाद भी एक हाई टैक्स, अभी एक हाई टैक्स दे दो, मतलब समझ लो आप कि 18% अगर एडुकेशन पे टैक्स लगता है आपका, तो बाकी लग्जरियस चीज़ में कितना टैक्स आपको लगता है? तो जब आप इतना टैक्स देकर आपको क्या मिल रहे हो? बाबा जी का ठुल्लू, यही मिल रहा है आपको। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे लोग काम क्यों करेंगे? लोग अगर पढ़े लिखे, वो अगर 20 करोड़ का घर खरीद सकता है मुंबई जैसे शहर पे, तो वो बाहर जाके भी रह सकता है। तो डेफिनेटली वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। बस यही कारण है कि NRI आज बढ़ चुका है। भारत से लोग ज़्यादा बाहर, जैसे बिहार झारखंड के लोग चेन्नई, बंगाल ये सब में पलायन कर रहे हैं ना, वैसे भारत के लोग भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो आज जिस नज़र से हम बिहार झारखंड वालों को देखते हैं ना, बाकी प्रदेश के लोग कि बीमारू राज्य है, ये लोग लेबर है, बस इसी नज़र से आज भारत को बाहर भी देखा जाता है। तो कुछ इस तरह का है हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो आपको क्या लगता है, आपका आने वाला जनरेशन जो है उसके लिए आप कौन सा पॉलिटिक्स या फिर किस तरह का नेता आप चाह रहे हो, जिससे हमारा भारत भी डेवलप करे और साथ ही साथ हमारा आने वाला जनरेशन या फिर जो हम जैसे जो नौजवान हैं जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, कब मिलेगा ये चीज़? हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल के बारे में सोचो तो जिसके पास पैसा है वो फॉरेन जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, वेदर वो नेता ही क्यों ना हो। आप अगर देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे नेता भी हैं ना जो अपना राज्य छोड़कर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता में जाकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री या फिर कोई भी एक मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो भी अपना ट्रीटमेंट जो है आज के डेट में भारत के उन मेट्रो सिटीज़ पे जाके करवा रहे हैं। मतलब उनको अपने राज्य पे भी भरोसा नहीं है कि मतलब आप सोचो कि वो क्या डेवलपमेंट किया। अगर नेताओं का यह हाल है तो जो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग गवर्नमेंट जॉब या मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह से ट्रीटमेंट करवाते हैं, इस चीज़ को सोचो। मतलब मेडिकल भी एकदम बेकार हो चुका है। कहीं 2500 रुपया मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से महीना, कहीं 2000 मिलता है, जिससे आपका मुंह को बंद कर दिया जाता है, ऐसे बंद हो जाता है मुंह, ताकि आप क्वेश्चन ही ना कर सको। गुलाम है, आज भी हम लोग गुलाम हैं, और गरीब सबसे ज़्यादा गुलाम है। और गरीब आज भी शोषित होता है, बस उसको पता ही नहीं चलता है कि हम आज भी गुलाम है, कि हमको जो चीज़ मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल का क्या हाल है आप जाके देखिए। मतलब यहाँ पे जो है ना तो एजुकेशन इक्वल है सबके लिए और ना तो मेडिकल इक्वल है सबके लिए। ये है हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी भारतवासियों को मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए मैंने शुरुआत ही किया था इस बात को बोलकर, मेरे आज़ाद देश के गुलाम वासियों, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है। अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को भी बताएं। अगर मैं सही हूँ तो सपोर्ट भी करें हमें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रिएक्शन चैनल में बने लगने के लिए आपका धन्यवाद। मैं शुभम मोदक, जय हिंद।